नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग भारत के संविधान के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है बंधारणीय विकास, उस बंधारणीय विकास का चौथा लेक्चर मैं ले रहा हूं और तीसरा ही लेक्चर थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, 1.25 घंटे का। पहला लेक्चर 2 घंटे से ज़्यादा का था आपका, तो एवरेज मैंने प्रयास किया है कि हर लेक्चर को 2 घंटे के आसपास का मैं रखूं। अब हम लोग चौथा लेक्चर देख रहे हैं बंधारणीय विकास का। आपके स्क्रीन पे है, चित्र बदल गया होगा। बदलने का मतलब कि अब भारतीय लोग आ गए हैं ठीक ठाक मात्रा में इस फेज में, इसलिए यहां पे चित्र बदला गया है। तो भारत नो बंधारणीय विकास पिछले में 1909 खत्म किए थे, तो अब 1909 से 1919, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट पढ़ेंगे, अधिनियम 1919। कार्यकाल भले ही है, लेकिन इसमें हम लोग केवल और केवल एक एक्ट पढ़ेंगे, 1919 का एक्ट, क्योंकि हम संवैधानिक विकास पढ़ने आए हैं, इतिहास नहीं। तो जब इतिहास पढ़ेंगे और जब भी हम इसकी बात करते हैं तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। जो मैं आपको पैकेज दिया हूं उसमें मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं 4 सब्जेक्ट के लिए, तो वहां हम भाग नहीं सकते हैं। तो 1919 के एक्ट के लिए जो है हम लोग अब जरा देखें, एक्चुअली इस फेज को जो आप फर्स्ट लेक्चर देखे थे उसके चैप्टर के हिसाब से स्वशासन नो प्रारंभ, इस एक्ट के द्वारा जो व्यवस्था की जाएगी उससे हमें स्वशासन तो नहीं मिला, लेकिन उसे स्वशासन का प्रारंभ माना जा सकता है। तो स्वशासन का प्रारंभ 1919 से 1947, उसमें हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो दोस्तों, सबसे पहले यह एक महत्वपूर्ण एक्ट है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव है अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का। गांधी युग का आगमन हो चुका है और गांधी जी के आने से और कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन आंदोलन में गतिशीलता तो आ ही जाएगी। कुछ नया है, हर आंदोलन में कुछ नया है। तो ये जो है इतिहास में हम लोग देखेंगे, और भारत की जनता जैसे जैसे अवेयर हो रही है वैसे वैसे गांधी जी का आंदोलन भी जो है वो क्लिष्ट होते जा रहा है। अगर आप इसको 2 मिनट में समझना चाहें इसका बैकग्राउंड के लिए, तो सबसे पहला जो आंदोलन था गांधी जी का नेशनल लेवल पे, जो पहला किए वो कहते हैं सत्याग्रह। वो चंपारण, अहमदाबाद मिल, खेड़ा, वो हमें भी मालूम है, लेकिन जो उनका सेंट्रलाइज्ड नेशनल लेवल का एग्जाम था वो था सत्याग्रह। क्यों नहीं कह दिए करो या मरो? क्योंकि अभी गांधी समझना चाहते हैं भारत के समाज को कि 1885 में जो कांग्रेस का गठन हुआ और जो हमारे प्रथम पीढ़ी के नेता थे, उनके राजनीतिक गुरु गोखले साहब या लाल बाल पाल, इन लोगों के प्रयासों से भारतीय जनता कितना अवेयर हुई है, और अवेयर नहीं हुई है तो अब उनको गांधी स्टाइल में अवेयर करना है। सत्य के साथ आग्रह, यह है सत्याग्रह।
ये पहला उनका था आंदोलन। यानी ये वायसराय से आग्रह करते थे कि ये कमियां हैं, इनमें सुधार चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सत्याग्रह। जानते थे वो कि अभी गांधी जी को वायसराय वह जो है वेटेज नहीं देगा। उनके चिट्ठी को हो सकता है कि वायसराय उठा करके डस्टबिन में डाल दे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, बड़े बड़े लेख छपेंगे। ये गांधी जी कांग्रेस के नाम से चिट्ठी नहीं लिख रहे थे, अपने नाम से लिख रहे थे। उससे गांधी का कद बढ़ेगा, लोगों को एक व्यक्ति के इर्द गिर्द इकट्ठा होने का अवसर मिलेगा और भारत को एक लीडरशिप मिलेगा। सत्याग्रह पढ़ाएंगे तब देखिएगा, अभी केवल इतना सा जानिए। जब गांधी जी को लगा कि नहीं, थोड़ा जनता हमारे जागृत हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा असहकार। अब आप पूछिएगा कैसे उनको पता चला कि जनता जागृत हो चुका है? तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भर्ती करने वाला सार्जेंट बनना पसंद कर लिए। ये उनकी कूटनीति थी कि जब उनको लोग कहने लगेगा कि ये भर्ती करने वाला सार्जेंट है, तो वायसराय निश्चिंत हो जाएगा कि तो अपने लिए भारत निकला है, कि कह रहा है भारतीयों को कि शामिल हो जाओ फर्स्ट वर्ल्ड वार में। लेकिन गांधी बेरोक टोक भारत घूमना चाहते थे और भारत को समझना चाहते थे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि इतिहास और भूगोल परीक्षा के लिए मत पढ़िए, किसी भी चीज को समझने के लिए पढ़ा जाता है। और इसीलिए हमने अपने जीवन में, मैं तो आप कई बार देखे हैं कि हमीर हमारा स्टूडेंट, आपके भारत डिजिटल क्लास के डायरेक्टर, कितनी बार कहा होगा कि तोमर सर से हम इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं, लेकिन हमने 4 ही अभी चुना है, क्योंकि पहले ये 4 तो आप अच्छे से तैयार करिए। अगर ये 4 आपका बेहतरीन हो जाता है तो आप बाकियों को भी समझ पाएंगे। तो गांधी जी समझ चुके देश को घूम करके, उन्होंने कहा अब हम असहयोग करेंगे अंग्रेजों को। जब हम न्यायालय में केस लड़ने नहीं जाएंगे तो जज क्या करेगा? जब टीचर विद्यालय में पढ़ाने नहीं जाएगा तो क्या होगा? जब विधानसभाओं से इस्तीफा दे करके लोग आ जाएंगे तब क्या होगा? असहयोग करते हैं। क्लास में आपको बताएंगे जब मॉडर्न इंडिया में आएंगे कि उन्होंने किनको किनको कहा कि तुम आ जाओ। जिसको वापस जाने का चांस था, सरकारी नौकरी वाले को नहीं कहे, क्योंकि वो जानते थे कि सरकारी नौकरी वाला नहीं आएगा। अब जरा आगे बढ़े। जब उनको लगा कि जनता अभी राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित नहीं है तो इस आंदोलन को रोक दिए। चौरी चौरा तो बहाना था। फिर थोड़े समय बाद जब इनको लगा कि अब जनता और अवेयर हो गई है, तो उन्होंने कहा सविनय कानून भंग। अब हम कानून को भंग करेंगे और भंग करने में नमक को चुनेंगे। देख रहे हैं ना, नमक को चुनेंगे। क्यों नमक को चुना गांधी ने, वो मॉडर्न इंडिया में ही बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, विषयांतर हो जाएंगे। और जब इनको लगा कि जनता पूरी तरह से हमारे नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है, तब इन्होंने कहा भारत छोड़ो अंग्रेजों, डू और डाई। तो क्या देख रहे हैं आप, ये गांधी युग का आगमन हो चुका है। ये थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिए कि भारत सरकार अधिनियम के पीछे ध्यान रखना है कि अंग्रेज बहुत सेंसिटिव होकर के इस एक्ट को लाना चाह रहा है, स्वशासन देना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि गांधी एक बड़े आंदोलन के मूड में है।
और इस बात को वो जान रहा है, तो आंदोलन की धार को अभी कारण टोटल पढ़ेंगे, लेकिन ये एक आपको बैकग्राउंड के लिए पढ़ा है। तो भारत सरकार अधिनियम, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस समय का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड तो अपने को मालूम होना ही चाहिए। इसलिए डेविड लॉयड जॉर्ज, ये जिस समय एक्ट पारित किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ये पहला फैक्ट्स आपको याद रखना है। अब 1917 में इसकी पृष्ठभूमि जानिए, बैकग्राउंड। एक घोषणा किया है अंग्रेज, उस घोषणा के आलोक में यह आ रहा है 10 अगस्त 1970 ना दिवसे ब्रिटिश सरकारें प्रथम वक्त एक घोषणा करी कि तीनों उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप थी जवाबदार सरकारनी स्थापना करवानो हतो। यानी पहली बार वो घोषणा किया कि आंदोलन मत करिए, मेरा उद्देश्य है कि क्रमिक रूप से हम आपको भारत में हम एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। आजादी तो नहीं देंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को हम जो है लाना चाहते हैं कि आपको लगे कि एक उपनिवेशवादी आदमी आके शासन नहीं कर रहा है, आपके प्रति हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एक उत्तरदायी सरकार बनाएंगे। और इस घोषणा के आलोक में भारत शासन अधिनियम 1919 में पसार थयो, इसीलिए इसको कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। लेकिन चुनाव 21 में लड़े हैं इस एक्ट के बाद, क्यों? तो परंतु तेने 1921 में लागू करवामा आव्यो। भारत शासन अधिनियम ब्रिटेनની સંસદમાં 1919 માં પસાર થઈ ગઈ હતી, પરંતુ તેને 1921 માં લાગુ કરવામાં આવી। આનું કારણ ઘણા બધા છે, પણ આના एक मुख्य कारण विलंब क्यों हुआ, आना एक मुख्य जवाबदार कारण अगर एक ज कारण कहवामां आवे तो आ हता ते समय दरमियान प्रथम विश्व युद्ध चालती हती 1919 में, अने गांधीजी द्वारा असहकार आंदोलन चलावामां आव्यो हतो। आ बे मुख्य कारणों हता। तो दोस्तों मैं प्रयास करूंगा कि जहां भी आपको मतलब कि समझने में दिक्कत होगी तो वहां हम हो सकता है मेरे से ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए, लेकिन आपको गुजराती में समझाने का जरूर प्रयास करेंगे। अब आइए आगे, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? જ્યારે भारत शासन अधिनियम पसार थयो ते समय भारतना वायसराय कोण हता अने भारतना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कोण हता? तो एक बार तो पूरा समझा चुके हैं आपको कि जिसका नाम पहले वो सेक्रेटरी और जिसका नाम दूसरा वो वायसराय, इसीलिए तो इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारा। उस समय मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हता अने चेम्सफोर्ड भारतना वायसराय हता। वायसराय 1858 पढ़ाते, इसमें आपको गवर्नर जनरल और वायसराय में अंतर बता दिए थे। आज एक लाइन में समझना है, कंपनी का प्रतिनिधि जो कर रहा था वो गवर्नर जनरल था, प्रतिनिधित्व कर रहा था,
और जो ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व कर रहा है सरकार का, वो वायसराय है। ये हैं एडविन मॉन्टेग्यू, जो इस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और ये हैं वायसराय चेम्सफोर्ड, जो इस समय भारत के वायसराय थे। तो दोस्तों, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ें। हम लोग एक परिचय ले लिए। अब जो बार बार हम लोग पढ़ते हैं, खरडो पसार थवानी परिस्थिति, कई कई परिस्थिति ना कारणे 1919 માં ભારત શાસન ખરડો પસાર કરવામાં આવ્યો હતો, या जवाबदार परिबलो क्या हता, अगर यह भी पूछता है तो आपको पिछले ही मॉर्ले मिंटो सुधार में हमने कहा था कि पिछला एक्ट के कारण जनता में असंतोष या आकांक्षाओं को पूरा नहीं हो पाना, ये पहला जवाबदार परिबल लिखा करिए। तो देखिए, पहला वही लिखे हैं, मॉर्ले मिंटो ना सुधाराओ तरफ भारतीय प्रजा में असंतोष। मॉर्ले मिंटो सुधार से पूरे भारतीय प्रजा में असंतोष था। क्यों? एक तो जो सीमा बढ़ाए थे, सरकारी सदस्यों की बहुमति थी। दूसरा, कभी नहीं कहना है मुसलमानों को अलग से, हर को मिला था, प्रत्येक व्यक्ति को मिला, प्रत्येक वर्ग को मिला था, ऐसे समझना है। सांप्रदायिक चूटनी पद्धति, कोई विशेष हक नहीं था, पूछ सकते हैं प्रश्न, वोटिंग नहीं कर सकते हैं अभी भी। तो इन सब कारणों से आबधा कारणों थी या कारणों ना कारणे मॉर्ले मिंटो सुधाराओ तरफ भारतीय प्रजा में असंतोष हता। प्रथम विश्व युद्ध ना कारणे भारतीयों प्रजातांत्रिक भावना प्रबुद्ध थी। जरा समझिएगा, लोकतांत्रिक पद्धति भारतीयों में प्रबुद्ध प्रथम विश्व युद्ध ना कारणे केवी रीते थी। तो इसलिए हुआ कि आप क्या देख रहे हैं कि कई देशों में डेमोक्रेसी आ गया इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण। रशियन क्रांति इसी के समय का देन है। भले ही लोग बाद में हिटलर से परेशान हो जाएंगे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही वहां भी राजतंत्र को अपना सत्ता गुमाना पड़ा था। मुसोलिनी से भरे ही इटली के लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन उस समय इन्हीं कारणों से वहां भी एक स्यूडो डेमोक्रेसी आया। फासिस्ट शक्ति हम कहते हैं, बट वह एक पक्ष था। तो पक्ष था तो कभी तो चुनाव लड़ा होगा, और चुनाव में जीतने के बाद मनमानी करने लगा होगा। नाजी पक्ष, हिटलर कोई राजा नहीं था या राजा का बेटा नहीं था। तो डेमोक्रेसी के आने से हमारे यहां भी यह बात होने लगा कि तो फिर हमारे यहां हम क्यों विदेशियों के अधीन रहेंगे, हमारे यहां भी लोकतंत्र आना चाहिए। तो थोड़ा सा वायसराय के कार्यकारिणी को बढ़ाइए और दिखाइए कि आपको स्वशासन दे रहे हैं, स्वराज की ओर बढ़ रहे हैं, उत्तरदायी सरकार दे रहे हैं। 1910 થી 1915 ની વચ્ચે સરકાર દ્વારા કેટલીક દમનકારી નીતિઓ લાગુ કરવામાં આવી। जो लोग आंदोलनकारी थे, उनके आंदोलनों को समाप्त करने के लिए सरकार बल प्रयोग किया। 1910 से 1915 के बीच क्रांतिकारियों को कुचलने का प्रयास किया। जो हमारे
गरम दल के लोग थे उनको जेल में बंद करके उनके साथ जो है निर्ममता पूर्वक व्यवहार किया। और उसके साथ साथ कुछ एक्ट आए जो मैं ब्रैकेट में लिखा हूं। भारत समाचार अधिनियम 1910 छापा, विद्रोही सभा खरड़ा 1911, किसी भी सभा को जब चाहे वो घोषित कर देता कि ये विद्रोहियों की सभा है, उसके बाद पनिश कर देता था। फौजदारी कानून सुधारा अधिनियम 1913, इस प्रकार के ऐसे कई खरड़ा पारित किया गया जिस कारण से 1910 और 1915 के बीच सरकार को के इन नीतियों के कारण भारतीयों को लगने लगा कि नहीं, ये जो है ये दमनकारी नीति लेकर के आ रहे हैं। अगला कारण, ये सबसे बड़ा कारण था, उसमें गांधी जी भी शामिल हैं। 1916 में लखनऊ समझौती थवानाकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ, हिंदू और मुस्लिम में निकटता आई। ये जो निकटता आई, इससे इनको लगने लगा कि ये कोई राष्ट्रीय आंदोलन तो नहीं खड़ा हो जाएगा, फिर से ये दोनों वर्ग एक हो रहे हैं, कहीं यह आंदोलन की दिशा ना बदल दे। और 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा किया था कि एक हम अच्छा एक्ट लेकर आ रहे हैं, इससे आप सभी भारतीय संतुष्ट हो जाइएगा, ये कह के जो है वो जनता को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के लिए कह रहा था। तो आज हम लोग 1919 के एक्ट के पारित किए जाने के कारणों का वर्णन किए। फर्स्ट लेक्चर में जो एकदम फर्स्ट लिए थे तो आपको थोड़ा लगा होगा, हालांकि बाकी टीचर से तो बहुत डिटेल्स पढ़ा है, लेकिन कुछ सामने कंक्रीट तो आए जो समझाना चाहिए, समझाने लायक हो। अंधेरे में तीर मार रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कितना समझेंगे। आपको 61 से देखे होंगे कि मजा आने लगा होगा, क्योंकि एक पार्लियामेंट दमन भी करने वाला बिल आएगा ना, तो वो क्या कहते हैं, क्रमबद्ध तरीके का दमन होगा। आप उस एक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। कंपनी का क्या है, वो तो रोज कानून बदलेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि आप संविधान इतने अच्छे ढंग से पढ़ने जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा अंदाजा लग रहा है, ये अभी चौथा लेक्चर है, 2 और है भी। 1935 भी एक लेक्चर है अकेला। तो आप जरा सोचिए, जो तोमर सर आपको 12 घंटे तो होंगे ही ना, अगर 6 हैं तो लगभग 10 घंटे में तो कोई नहीं होगा। 10 आवर्स यदि आपको बंधारणी विकास खाली पढ़ा रहे हैं, तो ये मानकर चलिएगा कि नागरिकता भी लगभग वहीं जाएगा, फंडामेंटल राइट्स भी वहीं जाएगा। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल थोड़ा छोटा है, पार्लियामेंट भी वहीं जाएगा। तो ये कहाँ चला गया क्लास? 100 आवर्स टारगेट है। आप अब पकड़ मत लीजिएगा कि 80 हुआ तो सर ये, लेकिन एक टारगेट है कि इतना घंटा तो जाना चाहिए। और यही प्रकार का क्लास आपको इतिहास, भूगोल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देने जा रहे हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि मेरे क्लास को एकदम ट्रेडिशनल क्लास ही समझकर पढ़िएगा। मुझे कहा जाता है कि आप मत कहिए, लेकिन मुझसे मान रहा नहीं जाता है। नोट भी करना है, नहीं तो खाली चेहरा देख के क्या करिएगा कहानी सुन के। परीक्षा में प्रश्न फोटो बना के थोड़े आता है। तो जो फैक्ट्स बोलते हैं उस फैक्ट्स को वीडियो आगे पीछे करिए, नोट भी करिए थोड़ा बहुत और पढ़िए। जितनी बात मैं कह रहा हूं, कम से कम गुजराती भाषा में तो इतना मिलना मुश्किल है किसी किताब में। हाँ, प्रयास कर रहे हैं, वो कब आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो पीछे लिखा हुआ है, जितनी बातें मैं कह रहा हूं, उसी
तरह की एक बंधारण की किताब मैं दूं, गुजरात की अल्टीमेट गुजराती भाषा में किताब। ये मेरी इच्छा है अंदर से कि संविधान में लड़का यह बिल्कुल नहीं कहे कि ये दिल्ली के किताब से हमने अनुवाद किया है, कोई जो लेखक कहता है इसलिए ये अच्छा है। अरे अनुवादित किताब कहीं अच्छा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें इस अधिनियम की प्रस्तावना क्या थी। आमुख, इस एक्ट में पहली बार आमुख आया और प्रस्तावना एक फुल चैप्टर होता है, एक फुल लेक्चर होगा, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे कि प्रस्तावना क्या है समझाने में। और कोर्ट भी कहता है कि अगर कोई आर्टिकल नहीं समझ में आए तो प्रस्तावना पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो जरा 1919 के एक्ट का प्रस्तावना यदि समझना हो, ये प्रस्तावना समझ जाए तो एक्ट समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले कहा इस प्रस्तावना में कि भारत ने अंग्रेजी साम्राज्यनु अंग बनावी राख्यो। यानी वो एक बार नहीं कह रहा है यह एक्ट कि भारत को हम आजाद कर देंगे, आप अंग्रेजी साम्राज्य के ही एक अंग हैं, ये मान करके आपको जीना है। अभी कहता है भारत में जवाबदार सरकार की स्थापना। हां, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम देंगे, ये जरूर आपको इस एक्ट में दिखेगा। कहता है जवाबदार सरकार की स्थापना धीमे धीमे करवामा आवी। ठीक तो है। आप वो मेरे 4 विषय का स्पेशल पैकेज लेकर के सोचेंगे कि कल ही 150 वीडियो आ जाए। आपके मोबाइल में है उतना जीबी कि आप जो है 150 वीडियो एक दिन में देख लेंगे। जीबी है तो 150 वीडियो का मतलब 300 घंटा होता है, एक दिन में तो 24 घंटा होता है। अगर आप 24 आवर्स भी लगे रह जाएंगे सारा वीडियो एक बार में अगर दे दें आपको, तब भी आपको ना रोज 24 घंटा देखिएगा तो 30 दिन लग जाएगा। 400 घंटा गिनिए तो 20 दिन लग जाएगा, 16 दिन 17 दिन लग जाएगा। पर डे आप 2 घंटा या 4 घंटा का क्लास देख पाइएगा, ऐसे गिनना है तो आपको कम से कम 3-4 महीने लगेंगे इसको करने में। तो धीमे धीमे करवामा आवी। रातों रात जवाबदार सरकार की स्थापना नहीं हो जाएगी। वहीवटना दरेक भाग में भारतीयों ने महत्तम संपर्क, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को भारत के वहीवट में संपर्क करने का प्रयास करेंगे। स्वशासनिक संस्थाओं धीमे धीमे विकास, यानी स्वशासनिक संस्था ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस का भी धीमे धीमे विकास किया जाएगा। प्रांतों ने प्रांतीय विषयों में भारत सरकार थी स्वतंत्रता आपवी। इस एक्ट के अंदर इस प्रस्तावना से क्लियर होने जा रहा है कि कानून बनाने के जो विषय हैं उसको एटलीस्ट 2 भाग में तो बांटा ही जा रहा है कि इस पर बांटा ज्यादा भाग में जा रहा है। समवर्ती सूची भी आ जाएगा, लेकिन इस प्रस्तावना से जो समझ में आ रहा है, नहीं जानते हैं तो भी, कि एक प्रांतीय विषय होगा और एक केंद्रीय विषय होगा, क्योंकि कह रहा है प्रांतों को प्रांतीय विषय में भारत सरकार से स्वतंत्रता दी जाएगी। अब पढ़ते हैं जोगवाई, इसके अंदर क्या जोगवाई है। तो एक बार जोगवाई के पहले फिर से देख लीजिए कि इस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हैं एडविन मॉन्टेग्यू, और भारत के प्रधानमंत्री या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या वड़ा प्रधान डेविड लॉयड जॉर्ज है। अब देखें कि इस बंधारण में, इस एक्ट में जोगवाई क्या क्या थी। पहले सारा भाषा में लिखे हैं, बाद में इसी को पीछे चार्ट बनाए हैं
क्योंकि पहले भाषा में समझा दें, फिर चार्ट में आपको दिखा करके बता देंगे। सबसे पहला चीज कि भारत सचिवना भारतीय परिषदना सभ्योनी संख्या। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए जो 15 मेंबर होते थे, जिनमें से 8 को क्राउन नियुक्त करता था 1858 के एक्ट में, और 7 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करता था। आगे चल करके उसका संख्या घटाना शुरू किया था, करते करते 8 कर दिया था। अब इसको बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि इसमें भी भारतीयों को शामिल करना है। इसमें भी भारतीयों को शामिल करना है। बिलग्रामी साहब और कृष्ण गोविंद गुप्ता साहब। अब उनका संख्या भी बढ़ना है, 2 से 3 होना है। तो 8 से 12 करेंगे, 4 बढ़ाएंगे तो उसमें से 1 भारतीय को बढ़ाएंगे, 3 ब्रिटेन के लोगों को ले लेंगे, जिससे कि बहुमत हमेशा उनके ही पास रहे। तो सबसे पहला काम क्या किया गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सरकार का जो परिषद है, उनमें जो 8 मेंबर थे उसके संख्या को बढ़ा करके 12 कर दिया गया। 8 से 12। और इनमें से 3 मेंबर भारतीय होने चाहिए, ये कर दिया गया। यानी अब तक 2 होते थे, उनके जगह पर 3 कर दिए गए। पहला 2 पढ़ा ही चुके हैं पिछले क्लास में, अब ये बोले हैं गुप्ता जी और बिलग्रामी साहब। अब कहता है कि ये जो टोटल हैं 12 लोग, इनमें से आधे मेंबर 6 वो भारत में निवास किए हों, यानी भारत आकर के रहे हों। अब वो 10 साल वाला क्राइटेरिया हटा दिया गया, क्योंकि उस तरह की अनुभवहीनता नहीं होगी। 3 भारतीय है ना साथ में, केवल भारत में निवास किया हुआ हो। आधे सदस्य वैसे होने चाहिए। 3 ये, इधर से 3, यह भी संभव है। ये नहीं कह रहा है कि भारतीयों को छोड़कर बाकी आधे होने चाहिए। 12 में 6, तो 3 भारतीय अगर भारत में निवास किए हैं तो वो हो जाएगा, 3 जो अंग्रेज हो जाएगा। भारतीय परिषद ना सभ्यों नो समय गाड़ो कार्यकाल 5 वर्ष नक्की करवामा आवी। यानी अब इनका कार्यकाल निश्चित कर दिया गया कि ये 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। यानी अभी हम जो परिवर्तन पढ़ रहे हैं, ये परिवर्तन हम गृह शासन यानी इंग्लैंड में, याद करिएगा, इंडिया हाउस में जो परिवर्तन हो रहा है, भारत सचिव ना कार्यकारिणी में जो परिवर्तन हो रहा है, इन काउंसिल में जो परिवर्तन हो रहा है, वो फिर भारत में जो परिवर्तन होगा वो फिर बाद में देखेंगे। तो ये इन काउंसिल में जो चेंज हुआ, उनमें से पहला क्या हुआ कि इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या 8 से बढ़ा के 12 की गई। इनमें भारतीयों की संख्या 2 से बढ़ा के 3 की गई। 12 में कम से कम 6 लोग भारत में निवास किए हों, और इनका कार्यकाल जो है वो बढ़ा करके, कार्यकाल निश्चित करके 5 साल का कर दिया गया। अब एक विरोध उठ रहा था कि इंडियन राजस्व से ब्रिटेन में बैठे हुए लोगों को तनख्वाह क्यों मिलेगा? वायसराय यहां मेरे यहां काम कर रहा है, तो मान लेते हैं कि वायसराय हमको तनख्वाह देगा, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हमको तनख्वाह क्यों देगा भाई? हमारे राजस्व से तनख्वाह क्यों लेगा? तो इस एक्ट में भारतीयों को शांत करने के लिए यही किया गया कि भारत सचिव नु पगार भारत ना राजस्व ने बदले ब्रिटेन ना राजकोष माथी आपवामा आवी। यानी अब
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उनके मेंबर को तनख्वाह ब्रिटेन के बजट में तय होगा, इंडिया के राजस्व से अब उनको नहीं मिलेगा। फिर देखिए क्या लिखा है, जे विषयों पर वायसराय अने भारतीय व्यवस्थापिका एक मत होय। कितना बढ़िया बात कहा है। वायसराय, यहां वायसराय का कहने का मतलब इन काउंसिल भी, उनके परिषद के सदस्य भी, और व्यवस्थापिका का कहने का मतलब जो अतिरिक्त सदस्य होंगे, अभी देखते हैं उनका संख्या बढ़ता है कि नहीं 60 से, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो जो इन काउंसिल के सदस्य हैं, अगर इन दोनों में सहमति है, एक मत है, तो अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमको तो खुश कर दिया, लेकिन वो दोनों तो एक आदमी है। अगर ऐसा लगेगा कि ये जो है क्या कहते हैं हित पूरा नहीं कर पा रहा है ब्रिटेन का, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अगर विरोध करता है तो एक बार अपने मन में लगता है कि ये ब्रिटेन में बैठा हुआ कर रहा है, भले वायसराय भी विदेशी है बट वो इंडिया में है, तो इसी से विरोध करवा देंगे कि नहीं एक मत हम नहीं है। अगर किसी मुद्दे पर लगा कि इससे कोई विरोध ज्यादा माने ब्रिटेन के हित के में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो एक आध बार वायसराय से एक मत करवा देंगे और कहेंगे देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। एक बार आर्टिकल आने दीजिए, उसके बाद देखिएगा कैसे कानून को पढ़ा जाता है, वो सिखाएंगे आपको। अब जरा सा हम लोग यहां से आगे बढ़ें। गृह शासन में परिवर्तन, उसका चार्ट। भारतीय परिषद यानी इंडियन काउंसिल, उसका अध्यक्ष कौन है? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है। उसके सभ्यों की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। इसमें भारतीय सभ्य कितने? 3, और ब्रिटिश सभ्य को 5 से बढ़ा करके 7 कर दिया गया। ये जो है आपका जो अभी भाषा में बतलाए वो आपको एक चार्ट में बना के दिखा दिए। चार्ट आप बढ़िया से देख लिए। अब जरा हम लोग आगे बढ़ें, भारतीय शासन में क्या परिवर्तन हुआ। अभी तो देखे इंग्लैंड के इंडिया हाउस में क्या चेंज हुआ, अब इंडिया में क्या चेंज हुआ जरा इसको देखें। तो इंडिया में एक केंद्रीय व्यवस्थापिका, एक प्रांतीय व्यवस्थापिका। जैसे आज एक गुजरात की विधानसभा, एक भारत का संसद, केंद्रीय व्यवस्थापिका, प्रांतीय व्यवस्थापिका। तो पहले देखें केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या क्या चेंज हुआ है, और फिर देखेंगे प्रांतीय व्यवस्थापिका में क्या चेंज हुआ है। मैं ये इसलिए इस तरह से पढ़ा रहा हूं आपको कि यही वजह है कि जीपीएससी तो अपना क्वेश्चन नहीं गिरा रहा है लेवल, चूंकि हम नहीं बढ़ा रहे हैं इसलिए हमारा मेरिट अभी भी 40% नहीं पहुंचा है, और उसका खामियाजा दुख होता है क्योंकि हम यही काम किए हैं। ठीक है, हम तो बहुत खुश हैं कि मेरे एकेडमी से एक लड़का आईएएस में फाइनली सफल हो गया, चिंतन डोबरिया। 17 में मामलतदार बना था, नहीं गया था जॉब पे, ट्रेनिंग पे नहीं गया। 18 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पास किया, आईएफएस, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उसका ट्रेनिंग कर रहा है अभी वो, और इस बार जो है वो 376 रैंक लाया है। लेकिन जब ओवरऑल गुजरात देखते हैं तो यही लगता है कि क्या हो रहा है अपने यहाँ। 13 लोग गुजरात से पास किए हैं, गुजराती लड़का नहीं किया है, गुजराती लड़का केवल 8 पास किया है। आप नाम पढ़ के देख लीजिए। हम 2 डिजिट नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसमें लड़के की गलती नहीं है। अगर लड़कों में टैलेंट नहीं होता तो एक भी नहीं कर पाता, लेकिन अगर एक भी कर रहा है तो बच्चों में टैलेंट है। हम 2 चीज से फंस गए हैं। पहला, यहां के किसी किताब में दम नहीं है,
वो केवल वन लाइनर फैक्ट्स पे उतरा हुआ है, समझा नहीं पा रहा है, ना कोई कोचिंग और ना कोई टीचर समझा पा रहा है। आज दिल्ली में जो समझा रहा है वो नीचे से थोड़े समझाएगा, वो तो ये मानकर बैठा है कि आपके पास आपको ये आता है। हम भी अगर गुजरात नहीं आए होते तो हम इस तरीका से थोड़े पढ़ाते। दिल्ली में जब हम भी पढ़ाते थे तब ऐसे नहीं पढ़ाते थे ना, सीधा कह देते थे क्लास में कि भाई इतना भी नहीं जानते हो, आईएएस का तैयारी करने आ गए हो। वहां उत्तरदायित्व नहीं था। यहां हम इस राज्य को कर्म भूमि बनाए हैं अपना, मेरी उत्तरदायित्व है। हो सकता है कि आप हमसे सहमत नहीं होइए, हमको 4 बात फेसबुक पे लिख दीजिए। आज तक नहीं लिखा है कोई भी गुजरात का लड़का मेरे खिलाफ नहीं लिखा है, कल को लिख दीजिए, लेकिन मैं कोई आपके प्रति आक्रोशित कभी नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां इसको सोशल सर्विस मानकर आया हूं। हाँ, काम करेंगे, पैसा मिलेगा, मेरा घर भी चलेगा, लेकिन यह एक सोशल जिम्मेदारी मानकर आया हूं कि आप प्लीज, हमेशा कहते हैं आपको कि जब हिंदी ही किताब पढ़ना है तो अच्छी किताब क्यों ना पढ़ें। अरे इकोनॉमिक्स जो है वो तो जो पढ़ रहे हैं उसमें भी इकोनॉमिक्स नहीं समझ रहे हैं, तो अच्छा लालन लाल ही क्यों ना पढ़ें, मिश्रापुरी की किताब क्यों ना पढ़ें भाई। उसके बाद देखिए बाकियों का पोल खुल जाता है कि नहीं, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ें, जरा देखिए केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या चेंज हुआ अभी जानेंगे, उसके बाद प्रांतीय व्यवस्थापिका में क्या चेंज। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में सबसे पहले उसका नाम रखा गया केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इस केंद्रीय विधान परिषद को 2 भागों में बांटा गया, क्योंकि ये बेगृह वाली विधानसभा की स्थापना करवामा आवी। अब क्या क्या नाम रखे तो अभी बता देते हैं, बट अगला स्लाइड में आएगा। एक को कहे राज्य परिषद और दूसरे को कहे केंद्रीय विधान सभा। ध्यान रखिएगा, विधान सभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब जरा इसको समझने के लिए हम लोग आगे बढ़े। क्या बताए थे? केंद्रीय विधानमंडल देख लीजिए 2 परिषद भागों में बटा। केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 भागों में वहचाया हता। पहला भाग को क्या कहे? राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल, आने उपलू गृह करवा कहवामा आव्यू। अने बीजो गृह केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एटले नीचलू गृह कहवामा आव्यू। अब इस केंद्रीय राज्य परिषद की बात को देखें, माने भारतीय राज्य परिषद, ये स्टेट काउंसिल के बारे में जरा देखें। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि इस राज्य परिषद में सीटों की संख्या कितनी होगी। तो क्या कहता है? कुल 60 राखवामा आवी। राज्य परिषद में सभ्यों की संख्या 60 राखवामा आवी। पण आमा केटलो सभ्य चूंटाયેલ હતા અને केटलो वायसराय द्वारा पसंदित था, यह जानना पड़ेगा। तो देख लीजिए, अब चूंटाયેલ सभ्यों की संख्या बढ़ेगी तो 33 चूंटाયેલ હતા અને 27 सभ्यों वायसराय द्वारा पसंदित था।
अब તેમાંથી વધારેમાં વધારે 1/3 સભ્યો સરકારી સભ્ય हो सकता है। आप बनने माने इसमें जो है वायसराय जिसको पसंदित करेगा, माने इस 60 का ज्यादा से ज्यादा 1/3 सभ्य सरकारी सभ्य हो सकता है। अब जरा हम लोग आगे बढ़े। 1/3 सभ्य अब राज्य परिषद के साथ નીચલું ગૃહ આને શું કહેવાય? કેન્દ્રીય વિધાનસભા। આના કુલ સભ્યોની સંખ્યા 145 હતા, જેમાં 104 सभ्यों चुटाइला हता। देखिए चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ गई अने 41 सभ्यों पसंदित हता। अब राज्य परिषद में जे सभ्यों चुनकर आएंगे या पसंदित होंगे એમના સમયગાળો કેટલો હોવાનો જોઈએ? તો આનો સમયગાળો 5 વર્ષના હતા। રાજ પરિષદના સભ્યોના સમયગાળો 5 વર્ષના હતા, પરંતુ કેન્દ્રીય વિધાનસભાના સભ્યોના સમયગાળો 3 વર્ષનો હતા। जब यह प्रश्न अंदर जाकर के आपको परीक्षा में पूछने लगेगा तो अगर आप डीप नहीं पढ़े होंगे तो आपको तकलीफ आने लगेगी। तकलीफ का मतलब यह है कि क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। अब जो आपको बताए इसी को अगर एकदम विस्तारित रूप में चार्ट के माध्यम से यदि देखा जाए तो ये आपके सामने है। देखिए जरा, इसको कलरफुल तरीके से आपके सामने लाए हैं। इस तरह से चार्ट उस भाषा को बदलने के लिए पढ़ना पड़ेगा। केंद्रीय विधानमंडल में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बनने गृहों के सभ्यों को मिलाकर कुल केटला सभ्य कितने सभ्य होते थे, तो 60 + 145 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि केंद्रीय विधानमंडल 2 भागों में थे। राज्य परिषद में 60 सदस्य पढ़ चुके हैं। आमा चूटायला 33 और पसंदित 27। क्या पढ़े थे? बिन सरकारी 10, सरकारी 70। 1/3 से ज्यादा बिन सरकारी नहीं पसंदित में। अब ये जो चूटायला सभ्य हैं, इनमें से बिन मुस्लिम 16। शब्द पकड़िएगा, हिंदू 16 नहीं, वो तो संख्या हिंदू का ही था इसलिए वो चुनकर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो बिन मुस्लिम यानी वहां मुस्लिम को छोड़कर किसी भी संप्रदाय के लोग, मुस्लिम 11, सिख 1, बिन सांप्रदायिक, इस पर कोई चुनाव लड़ सकता है 2, यूरोपीय वाणिज्य, वैसा यूरोपीय व्यक्ति जो यहां व्यापार वाणिज्य करता हो उसके द्वारा चुने हुए 2 लोग। अब आइए केंद्रीय विधानसभा। आमा पसंदित 41, चूटायला 104। पसंदित में सरकारी सभ्यों 26 और बिन सरकारी सभ्यों 15। अब इनके चूटायला सभ्यों को देखिए, फिर देखिए बिन मुस्लिम, हिंदू नहीं, ध्यान रखिएगा, बिन मुस्लिम गैर मुस्लिम शब्द यूज हुआ है हिंदी में 52, मुस्लिम 30, सिख 2, यूरोपीय 9, जमींदार वर्ग मिलकर के चुनेंगे, जमींदार 7 और भारतीय वाणिज्य के से 4।
तो यहां यूरोपीय वाणिज्य के लोग चुनते थे राज्यसभा में, और केंद्रीय विधानसभा में भारतीय वाणिज्य के लोग चुनते थे। अगर इसको यूपीएससी के एकदम फेवरेट क्वेश्चनों में बांट कर दिया जाए, 2019 के सवाल को देखिएगा, जमींदारी अने जागीरदारी वच्चे शू तफावत छे या हता? मध्यकाल में जमींदारी अने जागीरदारी वच्चे शू तफावत हता? एक, जमींदार वारसागत हता, ज्यारे जागीरदार वारसागत ना हता। यह अंतर वाला क्वेश्चन देखिए यहां देगा। केंद्रीय विधानमंडल में राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा वच्चे शू तफावत हता? पहला, राज्य परिषद में चूंटाયેલ सभ्यों में बे सभ्यों यूरोपीय वाणिज्य समुदाय द्वारा चूंटाયેલા हता, જ્યારે केंद्रीय विधानसभा में कोई जरूरत नहीं कि संख्या दे, संख्या अगर हटा भी दे, केंद्रीय विधानसभा में भारतीय वाणिज्य द्वारा सभ्यों चूंटाયેલા हता। एक स्टेटमेंट बना देगा। दूसरा देखिए, राज्य परिषद में पसंदित सभ्यों में सरकारी सभ्यों की तुलना में बिन सरकारी सभ्यों की संख्या वधु हतु, जारे इसको गलत कर देते हैं, बिन सरकारी सभ्यों की संख्या ओछू हतु। इस तरीके से दो आपको स्टेटमेंट बना देगा। तो 1919 के एक्ट के अंदर केंद्रीय विधानमंडल का पूरा स्ट्रक्चर आपको बना करके बताए। अब जरा हम लोग आगे बढ़ें। अब उन दोनों गृहों के बीच संबंध क्या था? जैसे आज कहते हैं ना कि राज्यसभा और लोकसभा में अगर धन विधेयक लोकसभा पारित कर दे तो राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रोक सकता है। संविधान संशोधन विधेयक में दोनों में अलग अलग पास होना चाहिए। साधारण विधेयक में दोनों के बीच जो है क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेशन होना चाहिए, और अखिल भारतीय सेवा को गठन करने वाला बिल केवल राज्यसभा में आना चाहिए। यानी दोनों की स्थिति समान नहीं है। कुछ मुद्दों में लोकसभा के पास अधिक शक्ति है तो कुछ मुद्दों में राज्यसभा के पास भी अधिक शक्ति है। लेकिन यहां क्या हुआ व्यवस्था? तो બંને ગૃહોને સમાન અધિકાર આપવામાં આવ્યા તથા બંને ગૃહો જાતે પોતાના માટે અધ્યક્ષની ચૂંટણી કરી सकता હતા। इसी प्रश्न को दे देगा कि 1919 के एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा के सदस्य, उपराष्ट्रपति वाला स्थिति बना के गलत स्टेटमेंट दे देगा, केंद्रीय विधानसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करते थे, जबकि राज्य परिषद के अध्यक्ष को वायसराय नियुक्त करता था। नहीं करता था, दोनों अपने लिए चुनते थे। प्रत्यक्ष चूंटनी पद्धति अपनावવામાં આવી, ठीक ना? यानी अब वोटिंग डायरेक्ट होने लगा, पसंदगी नहीं हो रहा है, अब बैलेट पेपर से वोट हो रहा है। અને महिलाओं ने पण मताधिकार આપવામાં આવ્યો। यानी पहली बार भारत के चुनाव पद्धति में महिलाओं को जो अधिकार मिला वो 1919 का एक्ट था। और सांप्रदायिक आधार पर चूंटनियों का विस्तार किया गया। देख लीजिए, सिखों के लिए अलग, ख्रिस्तियों के लिए अलग, एंग्लो इंडियनों के लिए अलग, यूरोपियों के लिए अलग, सब के लिए अलग अलग जो है ये कर दिया गया। अब 1919 में ये जो बता रहे हैं ये तो खैर नहीं बोलना चाहिए, बार बार शिकायत लगता है। खैर जो भी होशियार बनते हैं दिल्ली से, यहाँ ने, उनसे उनका बुक निकाल के देखिएगा। और हम हर दिन कह रहे हैं कि मैं जितनी बात बोला हूं आपके पास रिकॉर्डेड है। आप बिल्कुल वो किताब उठाइए जिसको कि हर टॉपर कहता है कि हम पढ़ के पास किए थे, तो इसका मतलब है कि वो उतने जानता था। उससे हम ज्यादा बोले हैं कि नहीं,
जिसमें नहीं बोले हैं हमको जरूर टोकिए सर, उस किताब में इससे ज्यादा था। हाँ, जैन पांडे, डीडी बसु का नाम नहीं लीजिएगा, हम हमेशा प्रहार गाइड पे कर रहे हैं। या जो दिल्ली से नोट्स आता है हिंदी मीडियम के कोचिंग का, आप उनका निकालिए, अगर हम उससे कम लिखे हम बताए हो तो कहिएगा। अब देखिए 1919 भारतीय शासन नियम अंतर्गत जे राज्य परिषद ना स्थापना करवामा આવ્યો આમાં કેટલા સભ્યો કયા કયાથી ચૂંટાયા અથવા પસંદિત કરવામાં આવ્યા હતા? ચૂંટણી મંડળમાં ભારત સરકારના દ્વારા 11 સરકારી સભ્યોને પસંદિત કરવામાં આવ્યો। टोटल 17 हैं, ध्यान रखिएगा। 17 नहीं है, 27 हैं। भारत सरकार उनमें से 11 लोगों को चुनते थे। अगर आपको जरा भी दिक्कत हो तो आप जो है देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये 17 जो सरकारी सदस्य हैं इनका चुनाव कैसे होता था। तो 17 में भारत सरकार 11 को पसंद करती थी, पसंदित। एक को मद्रास सरकार, कहां? सरकारी सभ्यों में। एक को मुंबई सरकार, एक को बंगाल सरकार, एक को संयुक्त प्रांत यानी यूपी की सरकार, वहां का गवर्नर और जो सरकारी तंत्र है, और पंजाब। अभी और आएगा आगे, अभी देखते हैं। और बिन सरकारी सदस्यों का जो चुनाव होता था ये 10। तो बिन सरकारी सदस्यों के चुनाव में भारत सरकार एक भी बिन सरकारी सदस्य को नहीं चुनता था। बस यही के लिए ये चार्ट दिखा रहे हैं, वरना कोई जरूरत नहीं था। मद्रास से एक बिन सरकारी सदस्यों की पसंदित होती थी, मुंबई से एक, बंगाल से एक, संयुक्त प्रांत से एक और 3 पंजाब से। 3 3 6 1 7 इतने में नहीं ना आएगा, दूसरे स्लाइड में और चार्ट है, दिखाते हैं। अब चुटायला सभ्यों जो थे उसमें भारत सरकार तो चुन ही नहीं सकता है, अब प्रांतों से ना लोग चुन कर आएंगे इसमें। तो मद्रास प्रांत से 4 बिन मुस्लिम, 1 मुस्लिम ये होते थे, यानी मद्रास प्रांत से 5 और 2 7 लोग टोटल पसंदित और चुटायल सभ्यों को मिला करके आते थे। मुंबई में 3 बिन मुस्लिम, बे मुस्लिम, ये गिनती कर लेना है, और 1 यूरोपीय वाणिज्य, क्योंकि मुंबई में यूरोप से व्यापार करने वाले लोग ज्यादा होंगे। बंगाल में 3 बिन मुस्लिम, बे मुस्लिम, 1 यूरोपीय वाणिज्य। संयुक्त प्रांत में 3 बिन मुस्लिम, बे मुस्लिम, कोई यूरोपीय वाणिज्य नहीं। અને पंजाब में 1 बिन मुस्लिम અને 2 मुस्लिम, और वहां पर 1 सिख, यानी बिन मुस्लिम में से 1 सिख को दिया गया। टोटल पंजाब से 8 लोग राज्य परिषद में आते थे। बिहार उड़ीसा में सरकारी पसंदीत 1 होता था, ये मिलकर हो गया 17। बस यही ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन आएगा कि सरकारी पसंदित सभ्यों मध्य प्रांत ने बरार, असम, बर्मा और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में से नहीं आते थे। सरकारी पसंदित, और सबसे ज्यादा भारत सरकार पसंद करती थी, अकेले 11। बिन सरकारी सभ्यों में बिहार उड़ीसा से नहीं था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से पसंदित होते थे, और मध्य प्रांत ने बरार से होते थे। फिर चूटनी में देखिए 2 बिन मुस्लिम, बिहार उड़ीसा से 1 मुस्लिम, टोटल 4। मध्य प्रांत से कोई भी नहीं, केवल 1 बिन सांप्रदायिक चुने जाते थे। बर्मा से केवल 1 बिन सांप्रदायिक और 1 यूरोपीय वाणिज्य चुने जाते थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से कोई भी चुनाव नहीं होता था, केवल बिन सरकारी सदस्य पसंदित होते थे। ऐसे प्रश्न आपको अंदर जाके पूछेगा, निम्न कथनों पे विचार करें। और ये तो आभासी क्लास हुआ ना एक तरह का। सोचिएगा कि ऑफलाइन में तोमर सर गुजरात में 17 साल से क्या पढ़ा रहे हैं। एक भी लड़का बाहर निकल कर नहीं बोला होगा, केवल जो सेलेक्ट हो गए हैं वही बोले हैं। फेल होने के बाद सीधा सर के ऊपर डाल देता था।
भाई इतना डिटेल्स पढ़ाए हैं समय के साथ, अब आप अगर नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं तो फिर हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं। सोचिएगा कि ऑफलाइन क्लास में बच्चा सामने हो और उसको इस तरह से दिखा दिखा के पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर हाथ से लिख लिख करके पढ़ाते थे। तो मैं इसीलिए 2 साल का कोर्स और 3 साल का कोर्स चलाता हूं ऑफलाइन। अकेला विश्वास है जो धोरण 12 પછી कॉलेजनी साथे साथे 3 વર્ષના कोर्स चलावे छे। यही होता है 3 साल में, क्योंकि उस बच्चे को 2-2 घंटा करके शाम को पढ़ाते हैं। अब देखिए, तो अब ये निचला बोलेंगे तो गड़बड़, क्योंकि ये तो हम सब पहले ही चार्ट बना दिए हैं। तो अब जरा हम लोग आगे बढ़ें। राज्य परिषद के बारे में तो आप जान गए। अब 1919वां भारतीय शासन अधिनियम अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा के स्थापना न विगतो। तो देखिए, भारत सरकार 14 सरकारी यानी 5 बिन सरकारी को पसंदित करते थे, यानी 19 लोग अकेला भारत सरकार से पसंदित होता था। यानी इनको प्रांतीय सरकार पे भी भरोसा नहीं था, अपने ही सरकार पे। मद्रास से 2 पसंदित होते थे, 10 बिन मुस्लिम, 3 मुस्लिम, 1 यूरोपीय, 1 जमींदार, 1 भारतीय वाणिज्य, यानी 18 लोग पसंदित और चुटाइल सभ्यों मिलकर होते थे। अब ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं, बोर्ड पे दिख रहा है, देख लीजिएगा। बंबई से टोटल 19 लोग चुनकर आते थे, बंगाल से टोटल 21 लोग चुनकर और पसंदित दोनों है इसमें आते थे, संयुक्त प्रांत से क्या कहते हैं 19, पंजाब से 15, बिहार उड़ीसा से 14, मध्य प्रांत बरार से 7, इसमें पसंदित अचुटाइल दोनों, असम से 5, बर्मा से 1, दिल्ली से 1 और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, मेरवाड़ा मारवाड़ मत समझिएगा, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों को मेरवाड़ा क्षेत्र कहा जाता है। और ये किसी किताब से नहीं, आपके सर अजमेर भी पढ़ाने जाते हैं ना डिमांड पे, तो मैं घूमता हूँ, देखता हूँ, मेड़ता सिटी, जोधपुर, कहाँ नहीं हम पढ़ाए, इंदौर, पटना, ठीक ना, यहाँ तक कि हैदराबाद भी जाके पढ़ाए हैं, और दिल्ली में तो 13 साल पढ़ाए हैं। तो विभिन्न जगहों का अनुभव है। तो अजमेर मेरवाड़ा से 1 बिन मुस्लिम सभ्य चुटाते थे, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से वही 1 बिन सरकारी सभ्य। इसमें जरा ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विधानसभा में सौथी वधु चुटाइला ने, सौथी वधु केंद्रीय विधानसभा में सौथी वधु सभ्यो नीचे माथी कई प्रदेश माथी आवता हता, तो बंगाल माथी 21 सभ्यो। भारत सरकार से भी ज्यादा अकेले बंगाल से चुनकर लोग आते थे, ठीक ना, 21 सभ्य थे। और उसमें अगर 4 माइनस कर दीजिए पसंदित, तो चुटाइला भी वहां 17 होते थे। तो बंगाल से सबसे ज्यादा उस समय रिप्रेजेंटेशन होता था। अब हम लोग आगे बढ़े। ये तो था चार्ट, विधायिका में चुनकर आए उसको स्टेट वाइज बांट दिया। आपको डेटा नहीं याद करना है, सबसे ज्यादा, कम तो एक सब में है, सबसे ज्यादा याद कर लेना है। और पसंदित में हमेशा भारत सरकार सबसे ज्यादा। अब आइए, वायसराय नी ना कार्यकारिणी ना सभ्यों संख्या 8 नक्की करवामा आवी। अब तक इन काउंसिल में 5 मेंबर होते थे, जिसमें एक कायदा सदस्य होता था। 4 वायसराय की इन काउंसिल में, और एक कायदा सदस्य 5। इसको बढ़ा करके 8 कर दिया गया। देख लीजिए, 5 से 8 बढ़ा, 2 भारतीय आए, ये उल्टा 6 हो गया। इनकी तो बहुमति और बढ़ गई। जेमा ओछा मा ओछा बे भारतीय होवा जरूरी हता। ओछा मा ओछा यानी જ્યારે राष्ट्रीय चळवळ गांधीजी द्वारा અને स्वदेशी स्वराज दल द्वारा तीव्र કરવામાં આવે, तो वायसरायनी कार्यकारिणी में 2 थी 1 વધુ સભ્યો
निम्नुक करी आपवामा आवसे, ऐसे समझना है। जिस दिन आंदोलन का धार तेज हुआ उस दिन एक सदस्य डाल देंगे और कह देंगे देखिए हम तो भारतीयों को उत्तरदायी सरकार देना चाहते हैं, वो लेना ही नहीं चाहता है। तो क्या देख रहे हैं आप कि कम से कम 2 सदस्य जो है वो होने चाहिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। प्रांतीय व्यवस्थापिका न सभा न सभ्यों नि संख्या में बधारो करवा माव्यो। अब प्रांतीय का एक एक थोड़े बताएंगे, हाँ उनके बढ़े सदस्यों की संख्या, लेकिन जो संख्या बढ़ा, जो संख्या हुआ प्रांतीय विधानसभा में तेमाथी 70% सभ्यों चुटाइला। पिछले ही में पढ़ लिए थे कि प्रांतों में चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक होती थी और केंद्र में पसंदित सदस्यों की संख्या अधिक होती थी। અને 30% सभ्यों गवर्नर द्वारा पसंद करवामा आवता हता। प्रांतों में द्वैध शासन नी व्यवस्था, जेने कहवाय द्विमुखी शासन नी व्यवस्था, અને प्रांतों में विषयों ना वर्गीकरण करवामा आव्यू। आपको पक्का दिमाग में आ रहा होगा कि द्वैध और विषयों का विभाजन क्या होता है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था ठीक तो है, वायसराय की इन काउंसिल भी एक शासन देख रही है, एक जो है अब केंद्रीय विधान परिषद देख रही है। 2 लोग शासन देख रहे हैं, द्वैध शासन व्यवस्था। और प्रांतीय विषय को, प्रांतों में विषय को 2 भागों में बांटा गया, सुरक्षित रिजर्व अने हस्तांतरित। रिजर्व विषय पर प्रांतीय गवर्नर कानून बनाएगा और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पर प्रांतीय विधानसभा कानून बनाएगा। किसको किसको किसमें रखा गया? राजस्व, न्याय, शांति व्यवस्था, पुलिस, सत्ता कैसे दे देगा वायसराय? उसको रखा सुरक्षित विषय में। और स्थानिक स्वशासन, शिक्षण, स्वास्थ्य, इसको रखा हस्तांतरित विषय के अंदर। यानी इस पर कानून जो है वो प्रांतीय विधान सभा बनाएगा। अब समझ में आ गया? अब देखिए सुरक्षित विषय नो वहीवट, अभी ये तो बता दिया, क्या पढ़ना है इसमें? सुरक्षित विषय नो वहीवट वायसराय तेमना परिषदना सभ्योनी सलाह मुजब करता हता। वायसराय की इन काउंसिल करती थी। અને હસ્તાંતરિત વિષયોનો વહીવટ વાયસરાય भारतीय मंत्री ની सलाह मुजब करता हता। यही तो है द्विमुखी। अब उस विधान सभा से मिनिस्टर बनाने लगा। वायसराय ना आ मंत्री व्यवस्थापिका ना सभ्यों माथी लेवामा आवता। यानी वो जो राज्य परिषद के 60 और 154 जो इधर से आते थे केंद्रीय विधानसभा से, उनमें से लिए जाते थे मंत्री, जो आज भी हम लोग लोकसभा राज्यसभा से मिनिस्टर बनाते हैं। वायसराय ना आ मंत्री व्यवस्थापिका आवता, जेमनी नियुक्ति के पदभ्रष्ट वायसराय करता हता। यानी बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा होता होगा वायसराय के सामने, भाई जब चाहेंगे आप हमको हटा देंगे। इसलिए हम लोग कहे कि मंत्रियों को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना है, किंतु वह प्रसाद कब तक मिलेगा? जब तक प्रधानमंत्री चाहेंगे। ठीक है ना? नहीं तो फिर राष्ट्रपति तानाशाह हो जाएगा, मिनिस्टर को हटाने लगेगा। यहीं से सीखे हम लोग। अब जरा हम लोग आगे बढ़ें तो अब वायसराय की कार्यकारिणी पहले समझा चुके हैं, 2 भागों में बट गई। अब वायसराय की कार्यकारिणी 2 भागों में, इसीलिए तो द्विमुखी शासन है। एक उसकी इन काउंसिल और एक जो है उनके भारतीय मंत्री, जो कि केंद्रीय विधान परिषद से लिए जाते थे। अब इसका नतीजा क्या निकला, जरा उसको हम लोग अगले स्लाइड में देखें। देख लीजिए। इन काउंसिल के सदस्य को केंद्रीय विधान परिषद नहीं हटा सकती। इसीलिए लिखे वायसराय अने तेमनी परिषद वहीवटनो जवाबदारी वगरनो भाग हतु।
वो क्या किया उसके लिए उसको केंद्रीय विधान परिषद कुछ नहीं कर सकता है। જ્યારે વાયસરાય અને भारतीय मंत्रियों पूर्ण भाग गणाता होता है, यानी मंत्रियों को जवाबदार माना गया था। वो बेचारा दो पहिए के बीच पिस गया, उसको वायसराय को भी खुश रखना है मंत्री बने रहने के लिए, और केंद्रीय विधानमंडल के भी सदस्यों को खुश रखना है, नहीं तो वहां उनकी खिंचाई हो जाएगी, उसके प्रति वो जवाबदार थे। अब आइए अगला देखिए क्या कहता है। ये जो द्वैध शासन है राज्यों में कहां कहां कब की गई। 1 अप्रैल 1921 थी बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश અને असमમાં દ્વૈધ શાસન શરૂ કરવામાં આવી। અને 1923માં બર્મા અને 1932માં उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतમાં द्वैध शासन लागू કરવામાં આવી। यानी एक लाइन में याद रखना है कि बर्मा और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1921 में लागू नहीं हुआ, बाकी सभी प्रांतों में इसको 1921 में ही लागू कर दिया गया। अब देखें इस एक्ट में पहली बार कहा गया कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, जाहिर सेवा आयोग का स्थापना किया जाएगा, इस एक्ट में कहा। उसके बाद एक ली कमीशन का गठन हुआ, वो आगे पढ़ेंगे इतिहास में, और उसके गठन के पश्चात 1926 में पहली बार यूपीएससी की स्थापना की गई। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसी एक्ट के द्वारा सीएजी की स्थापना की गई। यहां पर जो भी चल रहा है उसके अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लिए। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। माने पहले गवर्नर ही, वायसराय ही पूरे भारत के लिए बजट बनाता था। अब कहा नहीं, हर राज्य अपने लिए अलग बजट बनाएगा और वायसराय जो है वो सेंट्रल के लिए बजट बनाएगा। प्रत्यक्ष चूंटणी માટે પ્રથમ વખત सीमित संख्याમાં संपत्ति અને વેરાના આધાર બનાવવામાં આવ્યા। अब वोट देने के लिए तय किया गया कि इतना जो टैक्स भरता होगा वो होगा मतदाता, इतना प्रॉपर्टी जिसके पास होगा वो होगा मतदाता। पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई। आगे की जोगवाई को देखें हम लोग, तो आगे की जोगवाई यह है कि द्विमुखी शासन का जन्मदाता कौन था। तो द्विमुखी शासन 1921 के अंदर आया, लेकिन लियोनिल कर्टियस एक लेखक था। अगर वो कोई प्रशासक होता तो फोटो लगा देते। एक लेखक था, वो अपना एक पुस्तक लिखा था डायरकी। अंग्रेजी में द्विमुखी को डायरकी कहते हैं। उस डायरकी में वो पहली बार इस प्रकार के शासन का व्यवस्था किया गया था, वो व्याख्या किया था। उसी को आधार बना करके इस द्विमुखी शासन की जो है व्यवस्था की गई थी। अब 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा में ना गठन जो किया गया उसका विगत। केंद्रीय विधानसभा का तो आपको दिखा चुके हैं कि किन किन राज्यों से कितने लोग चुनकर आए। मद्रास में चुटाइला सभ्यों 98, सरकारी द्वारा पसंदित 23 और विशेष वर्गों द्वारा 11, यानी मद्रास विधानसभा की स्थिति 132 थी। अब ब्रेकअप आपको दिख रहा है, टोटल बताते हैं क्योंकि प्रश्न आ जाएगा कि किन राज्यों में सबसे ज्यादा सीट था प्रांतीय विधानसभा। देखिए, मुंबई 114 114, बंगाल 140, हमेशा बंगाल ही रहेगा, पिछले में भी बताए थे, आबादी उसकी सबसे ज्यादा थी। अभी 1919 है, उड़ीसा अलग नहीं हुआ है अभी। देखिए, संयुक्त प्रांत 123, पंजाब 94, बिहार और उड़ीसा देख रहे हैं ना, ये यहां है, बिहार और उड़ीसा 103, मध्य प्रांत और बरार 73, असम 53,
बर्मा 103। प्रांतीय विधानसभाओं में सबसे ज्यादा सीट जो है वो बंगाल के पास था, यह ध्यान रखना है। अब जो आपको बताने जा रहे हैं कि इस एक्ट की कमियां क्या थी, सारा एक्ट आपको समझा दिए। सबसे पहला कमी इस एक्ट का था कि प्रांतीय शासन को जो वो सुरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा था। प्रांतीय गवर्नर अपने पास सुरक्षित रखा था, हस्तांतरित दे दिया था। वो राजनीति के सिद्धांत और व्यवहार के विपरीत है। आप जरा सोच करके देखिए कि गवर्नर को जब आप सुरक्षित दे दिए तो वह एक तरह से लोकतंत्र के खिलाफ हो गया, और हस्तांतरित जो उसको दिए और ऊपर से आप कह रहे हैं कि अगर गवर्नर चाहे तो उस पर वीटो लगा सकता है, तो फिर उसको आप दिए क्या? तो इसलिए यह राजनीति के सिद्धांत के विपरीत था। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य जो भारतीय मंत्री बनाए जाते थे विधानसभा से, केंद्रीय विधान परिषद से, उनके बीच में संकलन ही नहीं था, कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। क्योंकि एक विधान परिषद के प्रति जवाबदार थे, एक जो है अपने वायसराय के प्रति जवाबदार थे, और दूसरा वायसराय के भी प्रति जवाबदार थे, उनके इन काउंसिल के प्रति जवाबदार नहीं थे। दोनों में संकलन नहीं था। आरक्षित और हस्तांतरित विषय के बीच कई बार भेद करना मुश्किल था। एग्जाम्पल, एक तरफ लिख दे पब्लिक वेलफेयर इधर और उधर लिख दे स्वास्थ्य, तो वायसराय कह देगा कि स्वास्थ्य पब्लिक वेलफेयर ही तो है, इस पे कानून हम ही बनाएंगे, भले तुमको मिल गया है। तो दोनों के बीच जो है कई बार भेद करना संभव नहीं होता था। अब देखिए, भारतीय मंत्रियों को, ये तो अभी लिखे हैं, पहले बता दिए, बेचारा दो चक्की के बीच पिस गया था, यही खामी था। भारतीय मंत्रियों वायसराय અને विधान परिषद बनने ने खुश रखवा पड़ता था, उनको दोनों को खुश रखना था, नहीं तो पिस गया था। और मंत्रियों को नौकरशाह पर नियंत्रण रखना मुश्किल था, अमलदार शाह। जो आईएएस बनकर आते थे वो तो ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा परीक्षा लिया गया ना। यूपीएससी कौन स्थापित किया अभी आजादी के पहले? आजादी के पहले तो क्राउन के द्वारा होता था। तो वह नौकरशाह क्यों बात मानेगा इंडियन मंत्री का? इंडियन मंत्री की स्थिति उस समय पूरी दिल्ली के मंत्रियों वाली थी, जिनके अंदर पुलिस नहीं आता था, ऐसे समझिएगा। तो उनके बीच में नहीं मना कोई तरह का था। और अखिल भारतीय सेवा का वेतन, सस्पेंशन, ये सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास था। वायसराय को भी नहीं जो है गिनेगा ये लोग, क्योंकि उनको हटाने का अधिकार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को था। ये जो है इनकी कमियां थी। तो इस प्रकार से फिर एक लंबे क्लास के द्वारा अकेला आपको 1919 पूरा किए। तो अब इंतजार करिए अगले लेक्चर का। अकेला 1935 अगला लेक्चर फिर आएगा, और वो होगा हमारा 5वां लेक्चर। और तब छठा 1947 से 1950, उसमें संविधान का निर्माण नहीं आएगा, बंधारणी विकास पढ़ रहे हैं, यानी माउंटबेटन एक्ट और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उस पर चर्चा करेंगे। और तब हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे, भारतीय बंधारण निर्माण। और वो चैप्टर कमोबेश सब एक ही जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन ये और उस चैप्टर के बाद फिर आपको पूरा अंतर दिखेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।